Hey everyone, so this is a session for class 12 case study question. Case study question जो काफ़ी चर्चा में है. You can score 8 marks out of these case study question. चैप्टर जो दो हम कंसिडर कर रहे हैं फॉर केस स्टडी वो हैं आपके मूविंग कॉइल एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर. तो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन सेशन ऑन केस स्टडी क्वेश्चंस फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. So this is your first question here. So let's start beta. So this is the first question. Beta first question क्या है? An electron with the speed v naught. Electron की speed बेटा कितनी दे रखी है? Let me 8 minute. Let me take the pen. हाँ जी. इलेक्ट्रॉन की स्पीड बेटा आपको कितनी दे रखी है? दिस इज गिवन v नॉट, है ना, जो कि लाइट की स्पीड से काफ़ी कम है. c रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट, moves in a circle of radius r naught in a uniform magnetic field. The electron is able to traverse a circular path as magnetic field is perpendicular to the velocity of electron. The time required for one revolution of the electron is t naught. T naught is the time period. The speed of the electron is now double to 2v naught. The radius of the circle will change to. बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इसके परपेंडिकुलर v वेलोसिटी देके आपने एक इलेक्ट्रॉन को फेंका, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा. इट विल परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन. तो ये जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है बेटा, इसका रेडियस, इस सर्किल का जो रेडियस है दैट इज गिवन r नॉट, और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में उसको समय लगता है t नॉट. t नॉट रिप्रेजेंट द टाइम पीरियड और v नॉट स्पीड से वो घूम रहा है. तो इस समय पे आपको हम बताते हैं रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv अपॉन qb. बेटा ये कैसे आया? सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इधर कौन प्रोवाइड करता है? मैग्नेटिक फोर्स. जब एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, जब उसमें एंटर करता है तो बेटा उस पर जो फोर्स लगता है qvb. दिस QVB फोर्स किसके बराबर होता है? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करते हो तो बेटा आपके रेडियस की वैल्यू आती है mv/qb. सो दिस इज हाउ यू गेट योर फॉर्मूला. अब इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की डबल कर दें, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस रिलेशन, जो रेडियस है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर आप वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो रेडियस भी, जो न्यू रेडियस होगा वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. Why? Because radius and velocity are directly proportional. So your choice will be B is the correct answer. I hope सब बच्चों को समझ में आ गया है. Let's move to the next question. The time required for one revolution of the electron will change to. बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई m अपॉन qb. ये कैसे आएगा? अगेन इस रिलेशनशिप से आप निकाल सकते हैं. लेट मी टेल यू कि क्या कैसे आता है. देखो इस रिलेशनशिप को देखो. इस रिलेशनशिप में आर क्यू बी इक्वल्स टू एम वी है. वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. इधर डिस्टेंस, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन का डिस्टेंस क्या होता है? 2 पाई आर. हाँ जी. और t इज द टाइम पीरियड टू कंप्लीट रिवोल्यूशन. तो इधर मैं वेलोसिटी को बेटा रिप्लेस कर देती हूँ किससे? 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी. आर से आर कैंसिल आउट हो गया. टाइम को इधर लेके आ जाएगी, क्यूबी को नीचे उतार दो तो 2 पाई एम अपॉन क्यूबी. क्या आपका फॉर्मूला आ गया है? आ रहा है समझ में? तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखते हो, क्या इसमें वेलोसिटी का फैक्टर है? नहीं. क्या रेडियस का फैक्टर है? नहीं. तो वेलोसिटी और रेडियस दोनों के चेंज करने से टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं आता है. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, रेडियस बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ाओगे रेडियस बढ़ जाएगा, बट टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं आता है. ठीक है. नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेगा सब बच्चा. अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. आपको मैग्नेटिक फील्ड बेटा कितनी दे रखी है? B इज गिवन इक्वल्स टू 2 I नॉट प्लस 4 j कैप इंटू 10 की पावर 2 टेस्ला. ठीक है. द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी. एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है? x I कैप प्लस 2 j कैप. ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हम आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं. जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है
पहली कंडीशन क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अगर होंगे तो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो इस पर एक फोर्स लगता है, जैसे कि हमने फोर्स का फॉर्मूला देखा, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। बेटा ये जो फोर्स होता है ये फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से परपेंडिकुलर होता है। फोर्स का परफेक्ट फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। V और B जिस प्लेन में लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आपका फोर्स होता है। तो इससे बच्चे आपको क्या पता लगा, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू B। अगर फोर्स B के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो क्या एक्सेलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा? ऑफ कोर्स, बिकॉज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ma। सो A आपका B से परपेंडिकुलर आ गया। अब A अगर B से परपेंडिकुलर है तो क्या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा? बिकॉज ए बी कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए आप, 2i प्लस 4j, इधर लिखेंगे xi प्लस 2j, ये एक्सेलरेशन हो गया, इंटू 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 0। तो इधर से आपका 2x आ जाएगा, i कैप और i कैप का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, प्लस 2 इंटू 4 8, j कैप का स्क्वायर विल गिव यू 1, इन ब्रैकेट 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा मैं स्पेस कम पड़ गई है बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 2x इज इक्वल्स टू -8 आ जाएगा, 10 की पावर 2 तो चला जाएगा, 0 डिवाइड बाय 10 की पावर 2 विल गिव यू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। आई होप सब बच्चों को क्लियर है। शेल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए देखिए ज़रा। इफ द गिवन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर टू b, देन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्या कह रहा है? ज़रा हम स्पेस बनाने की कोशिश करें। ओह स्पेस बहुत कम है बट वी विल ट्राई टू मैनेज। देखिए ज़रा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ, इस मैग्नेटिक फील्ड में जब आपने इलेक्ट्रॉन को फेंका या थ्रो किया, उसके पास जो वेलोसिटी थी वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, इसको इस तरीके से देखिए, एक मिनट रुकिए, मैं हो सके तो इरेजर यूज करने की कोशिश करती हूँ। यस वी हैव इरेजर। हाँ जी, काम कर रहा है इरेजर। सो यस वी विल, 2 मिनट रुकिए, आपके लिए थोड़ी सी स्पेस बना दें, चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलो यस, सफिशिएंट स्पेस, गुड। चलो स्टार्ट करें। ओके बच्चों देखो ज़रा, आ जाओ। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये वेलोसिटी है। क्या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल बन रहा है? यू कैन सी दैट। अब वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है बेटा v sin थीटा, दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर पाथ, और v पैरेलल जो है v cos थीटा, दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रैगिंग द चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब ये चार्ज सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर वेलोसिटी, एंड एट द सेम टाइम इसका जो मोशन लीनियर मोशन होगा बी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी होगा बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी, वो किसके बराबर है? v cos थीटा। इसके कारण जो नया पाथ होगा बेटा वो कुछ इस तरह का होगा, और इस तरह के पाथ को बच्चे बोलते हैं हेलिकल पाथ। तो क्या ऑप्शन में है? यस, सी इज द करेक्ट चॉइस। सो आई होप ये क्लियर है सब बच्चों को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If this electron of charge is moving parallel to the uniform magnetic field, ये रही B, ये रही V, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था F is equals to QVB sin theta, where theta is the angle between velocity and magnetic field। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल
0 डिग्री हो गया है तो साइन 0 डिग्री इज 0, तो फोर्स विल बी 0। तो क्वेश्चन यही है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, इट विल बी 0। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इस फर्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी के अंदर 5 पार्ट थे, आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने थे और आपके 4 मार्क्स आने वाले थे। मेरी ख्याल से सारे बच्चों के आ गए होंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रखा है। चलो एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्या बता रखा है। हाँ जी बच्चों, तो ये कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ रिजेंबल्स दैट ऑफ हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक डाइपोल लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर पे एक मैग्नेटिक डाइपोल इमेजिन करो। द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज प्रेजेंटली टिल्टेड बाय अप्रॉक्सीमेटली 11.3 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। जिस एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है, इस एक्सिस से 11.3 डिग्री पे ये आपका इमेजिनरी मैग्नेटिक डाइपोल लाई करता है। प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट क्यों बेटा, ये जो एंगल है मैग्नेटिक पोल और ज्योग्राफिकल पोल के बीच में, ये जो एंगल है ये समय के साथ बदलता है। ठीक है, द पोल नियर द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, और द पोल नियर टू ज्योग्राफिकल साउथ पोल इज कॉल्ड साउथ मैग्नेटिक पोल। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सर्फेस, इट्स वैल्यू बीइंग ऑफ द ऑर्डर। अर्थ, क्योंकि अभी हमने बताया अर्थ के अंदर हम एक इमेजिनरी मैग्नेटिक पोल को इमेजिन करते हैं, जिसके कारण अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है डायरेक्टेड लाइक दिस। इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के कारण अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस फील्ड की वैल्यू ऑफ द ऑर्डर होती है 10⁻⁵ टेस्ला। 10⁻⁵ टेस्ला, याद रखेंगे ये वैल्यू। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आराम से समझेंगे, काफ़ी शिद्दत से मैं समझाऊंगी और उतनी शिद्दत से आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब बार मैग्नेट इज प्लेस्ड नॉर्थ साउथ विद इट्स नॉर्थ पोल ड्यू नॉर्थ। एक बार मैग्नेट है, उसका नॉर्थ, उसको इस तरीके से प्लेस किया है कि वो अर्थ का जो नॉर्थ है वहीं मैग्नेट का भी नॉर्थ है। ठीक है, ये जो साइड में बना दिया है ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, ये अर्थ का रिजेंबल कर रहा है, और ये एक अब की बार मैग्नेट है, उसका नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ ही है। ठीक है, द पॉइंट ऑफ जीरो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन विच डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर ऑफ द मैग्नेट। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझाऊंगी। ये जो बार मैग्नेट है, इसमें से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेगी बेटा वो कैसे होगी, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, कुछ इस तरह की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होगी लाइक दिस, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। यस, ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से एंटर करती हुई। आ रही है बात समझ में? समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करेगा हर एक बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। अब अगर मैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ये मैंने बना रखी, ये अर्थ का साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ इस ही डायरेक्शन में है। ठीक है, कैन यू सी द डायरेक्शन, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देख सकते हैं ऊपर की तरफ सारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यू कैन सी, ये कहाँ है, यस, ये अगर ये एरो आप देखेंगे तो ये इस तरीके से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस पॉइंट को देखिए जरा, इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट पे देखो, ये बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। देखो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करती हूँ, ठीक है, और ये अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है। एग्जैक्ट सेम चीज बच्चा आपको यहाँ पे नजर आएगी। ये तो मैग्नेटिक फील्ड है किसके कारण, बार मैग्नेट के कारण, और बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है किसके कारण, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण, साउथ टू नॉर्थ। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण कहाँ होती है, ये देखो साउथ टू नॉर्थ।
इस पॉइंट पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां ये दोनों का डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगी। और ये जो दो डॉट मार्क किए हैं इन पॉइंट्स को बोलो P एंड Q। P एंड Q आर द 2 पॉइंट्स ऑन द इक्वेटर, और आप कह सकते हो इस पोल के इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन समझते हो, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। तो इस पोल के इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा, ऐसे दो पॉइंट होंगे वेस्ट में और ईस्ट में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के कारण और अर्थ के कारण इक्वल अपोजिट होगी, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। उधर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। उन दो पॉइंट्स को बेटा हम आपकी नॉलेज के लिए बताते हैं, इनको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। और ये वो है ईस्ट वेस्ट पॉइंट। On east and west there will be 2 points where magnetic field will be zero. I hope ये सब बच्चों को समझ में आ गया है। तो shall we move to the next question? हाँ जी, मूव करें बच्चों, चलो आगे मूव करते हैं। The value of angle of dip is zero at the magnetic equator. ये बेटा आपकी अर्थ है, ठीक है। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ये ठीक है बेटा। ये इक्वेटर है। इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक निडल होती है वो अपने आप को किस तरीके से अलाइन करती है, नॉर्थ एंड साउथ इस तरीके से। जब इस तरीके से अलाइन कर लेती है तो जो अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है उससे मैग्नेटिक निडल का एंगल वो पैरेलल हो जाती है उसके, ठीक है। आपको बना के दिखाते हैं, ये ध्यान से देखिए, ये होती है अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना। और ये BE रिप्रेजेंट करती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो थीटा एंगल होता है ये कहलाता है बेटा एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप अर्थ के इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये जो मैग्नेट है आपकी मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ साउथ और आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है BV वर्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक तो BV हो गया वर्टिकल कंपोनेंट और एक BH हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट बेटा किसके बराबर हो गया, BE साइन थीटा। जब हमने बोला ये थीटा 0 डिग्री हो जाता है एट इक्वेटर, इक्वेटर पे थीटा 0 डिग्री हो गया है, इसका मतलब साइन थीटा, साइन इज 0, साइन 0 मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 ऑन इक्वेटर, एट इक्वेटर। तो बेटा ये कौन सी चॉइस हुई, द वैल्यू ऑफ V एंड H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप क्लियर है। ध्यान से फिर से सुनिएगा, अगर आपको नहीं आया तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप एट अ सर्टेन प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल। जब V और H बराबर है, मतलब BE cos थीटा, बेटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू BE cos थीटा के बराबर है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। साइन बाय कॉस इज बेसिकली टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 1 कौन से पे होती है, 45 डिग्री पे। तो क्या हो गया है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का उस कंपोनेंट पे वो एंगल ऑफ डिप कितना है, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ प्लेस एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप बेटा इस बार दे रखा है 30 डिग्री, और H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड H है, देन द टोटल इंटेंसिटी। हम फिर से आपको फिगर बना के बताते हैं, ये देखिए बेटा, ये BE टोटल इंटेंसिटी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H दे रखा है, और एंगल ऑफ डिप बेटा आपको 30 दे रखा है। तो H इक्वल्स टू क्या होता है, BE cos 30 डिग्री। H cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो BE की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, 2H अपॉन B √3। सो आई होप सब बच्चों को समझ में आ रहा है, तो योर चॉइस विल बी B।
क्लियर है ये क्वेश्चन? फिर से कहूँगी सेकंड पार्ट को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है बेटा? दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इसकी लिखने के लिए भी आती है, इस बार केस स्टडी क्वेश्चन बना हुआ है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑपरेट्स ऑन परमानेंट मैग्नेट moving coil mechanism and was designed by the scientist D. Orson-Wall. Moving coil galvanometer are of two types, suspended coil and pivoted coil type or tangent galvanometer. Its working is based on the fact that when a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque. एक करंट कैरिंग कॉइल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हो तो वो घूमती है, इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। दिस टॉर्क टेंड टू रोटेट द कॉइल अबाउट इट एक्सिस ऑफ सस्पेंशन in such a way that the magnetic flux passing through the coil is maximum. अब ये थ्योरी बताई, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग इजी क्वेश्चंस हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहले इसमें आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस पे बेस्ड है। एक सर्कुलर कॉइल को, एक ये आपकी सर्कुलर लूप बोल लो, कॉइल बोल लो, इसके अंदर जब आप करंट देते हो और इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड, सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमको सिलेंड्रिकल चाहिए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है बेसिकली, सिलेंड्रिकल मैग्नेट में जब रखते हो तो इस पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है NIBA sin थीटा, जिसके कारण ये घूमती है। तो ये जो कॉइल एक वायर और स्प्रिंग से कनेक्टेड होती है और इस कॉइल से एक पॉइंटर लगा होता है और पॉइंटर के तरफ एक स्केल होता है। तो बेटा जब कॉइल घूमती है तो ये पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करती है और जब पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है तो स्केल मेजर करता है कि कितना करंट है। गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। करंट मेजर करती है, बहुत छोटे करंट को, मिली माइक्रो एम्पियर के करंट को मेजर करती है। कैसे? डिफ्लेक्ट करके पॉइंटर को। तो क्वेश्चन यही है, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर EMF, is used to measure potential difference, is used to measure resistance. तो next क्या है बेटा? is a deflection instrument which give a deflection when a current flows through the coil. अभी हमने आपको समझाया, तो yes, D is the correct choice. To make the field radial in a moving coil galvanometer. बेटा जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, इसमें ये जो कॉइल जब आप सस्पेंड करते हो इसको, तो ये इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपकी बार मैग्नेट ना होके हम सिलेंड्रिकल कर्व्स ऐसे इस तरीके से एक मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, सिलेंडर की फॉर्म में। समझ रहे हैं आप लोग? आ रहा है समझ में आप लोगों को? यस, आर यू पीपल गेटिंग? ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है रेडियल, ठीक है, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर मैग्नेट जो कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देती है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। बार मैग्नेट से बेटा कैसी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, नॉर्थ और साउथ, इस तरीके से। यस, अब जब ये आपने सिलेंडर लगाया है ना बेटा, सिलेंडर की शेप की जो मैग्नेट लगाई है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनती है, लाइक दिस। आ रही है बात समझ में आप लोगों को सबको? यस, आई होप बढ़िया तरीके से आ रही होगी, है ना। चलिए, आ गई, आई समझ में, लाइक दिस। हमको यही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन ये है, टू मेक द फील्ड रेडियल इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम क्या करेंगे, विल टेक द पोल्स आर विच आर कट इन अ सिलेंडर फॉर्म। पोल को कैसे काट देंगे, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। आ गया है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। द डिफ्लेक्शन इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज, ये किसके डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो रिलेशनशिप क्या है बेटा, हम आपको बताते हैं। टाउ अप्लाइड, जितना टॉर्क आपने दिया है उसके अगेंस्ट में एक रेस्टोरिंग बदला लेने वाला टॉर्क डेवलप हो जाता है। इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, NIBA इज इक्वल्स टू K टॉर्शनल कांस्टेंट इनटू phi डिफ्लेक्शन। ये जो डिफ्लेक्शन बेटा इस रिलेशनशिप से क्या आ रहा है, NIBA अपॉन K। तो आपसे यही पूछा गया है, द डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्शनल कांस्टेंट? नहीं, इनडायरेक्टली है, इनवर्सली है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न? यस, नंबर ऑफ टर्न से तो डायरेक्टली है, तो B तो करेक्ट है ही। C और D भी देख लें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया? नहीं, डायरेक्टली है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट?
नहीं, उससे भी डायरेक्टली है। चलिए आगे मूव करते हैं। In a moving coil galvanometer having a coil of n turns of area A carrying current I is placed in a radial field of strength B. The torque acting on the coil NIDA अभी लिखा हुआ है, D is the correct choice. आगे मूव करते हैं। To increase the current sensitivity of a moving coil galvanometer we should decrease. करंट सेंसिटिविटी IS से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, वो बराबर होती है डिफ्लेक्शन अपॉन I। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि आप थोड़ा सा करंट दो, और करंट सेंसिटिव वो डिवाइस होती है गैल्वेनोमीटर आपका करंट सेंसिटिव जब कहलाएगा जब थोड़ा सा करंट दिया और बहुत सारा डिफ्लेक्शन शो किया। मतलब आप छोटे से बच्चे को एक ऐसा सेंसिटिव बच्चा है जिसको हल्का सा टच करने पे भी रोने लग जाए, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, बच्चा बहुत सेंसिटिव है, इतना सा बोलो और रोना चालू हो जाता है। एग्जैक्टली इतना सा करंट दो और ये डिफ्लेक्शन दे दे तो आपका गैल्वेनोमीटर कैसा है, करंट सेंसिटिव है। 5 ये डिफ्लेक्शन की आपने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ, NIBA अपॉन के इंटू आई से आई कैंसिल आउट हो गया। तो आपने क्या देखा, टॉर्शनल कांस्टेंट डिक्रीज करने पे सेंसिटिविटी बढ़ती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट नहीं, मैग्नेट की स्ट्रेंथ वी शुड डिक्रीज, क्या डिक्रीज करें भाई, मैग्नेट की फील्ड स्ट्रेंथ तो इंक्रीज करने पे करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हुई, डिक्रीज तो बेटा सिर्फ यही चीज है क्योंकि ये इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। टॉर्शनल कांस्टेंट को डिक्रीज करने पे आई सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। सो योर करेक्ट चॉइस इज बी। So beta, this is all about your case study question from chapter 4 and 5. I hope आप सब बच्चों ने बहुत enjoy करे होंगे ये question. Enjoy physics में ये term मैंने इसलिए बोली कि क्योंकि चीज़ जब समझ में आ जाती है तो physics बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो आप देखिए इस वीडियो को 2-3 बार देखिए अगर कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही है, और इसके साथ साथ आप आगे बढ़ते जाइए और पढ़ाई करते रह जाइए, और कुछ दिनों बाद आपके लिए नया वीडियो लेके आएंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, बाय एवरीवन।